दोस्तों अरशद वारसी को आपने मुन्ना भाई MBBS, गोलमाल और धमाल जैसी कई फिल्म्स में देखा होगा, लेकिन इस बार उन्होंने असल जिंदगी में ही गोलमाल कर दिया और उनके ऊपर स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के चलते उनका नाम 54 करोड़ के एक स्कैम के साथ जुड़ गया है और सेबी ने उनके अलावा उनकी पत्नी, उनके भाई और 44 लोगों को स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया। अब क्या है ये पूरा मामला और कैसे किया सरगेट ने ये बड़ा स्कैम, जानने की कोशिश करेंगे आज की हमारी इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब दोस्तों इस स्कैम को समझने से पहले हमें दो टर्म्स को अच्छे से जानना होगा, एक है पेनी स्टॉक्स और दूसरी है पंप एंड डंप। अब दोस्तों स्टॉक मार्केट की दुनिया में पंप एंड डंप उसे कहा जाता है जब कोई इंसान जानबूझकर मार्केट को मैनिपुलेट करे और एक शेयर के प्राइसेस को बढ़ा दे। जब ये प्राइस बढ़ना शुरू होते हैं और लोग इनमें इंटरेस्टेड होने लगते हैं, फिर वो इस स्टॉक को खरीदने लगते हैं और इस तरह उनकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर जब ये वैल्यू पीक पर पहुंच जाती है तो जिस आदमी ने ये पंप एंड डंप प्रोसेस की शुरुआत की होती है वो अपने सभी शेयर्स इस महंगे दाम पर बेच देता है, जिससे उसे तो प्रॉफिट होता है, लेकिन फिर ये शेयर्स दोबारा से अपनी नेचुरल वैल्यूएशन पर आ जाते हैं जो बहुत कम होती है और इससे बाकी के सभी इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान होता है। अब दोस्तों यूं तो शेयर के प्राइसेस अपने आप ही मार्केट में ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन जब कोई जानबूझकर आर्टिफिशियली उन्हें इस तरह बढ़ाए और वो भी इसलिए ताकि उसका इससे प्रॉफिट हो सके तो उसे पंप एंड डंप की कैटेगरी में डाला जाता है और इस तरह की एक्टिविटीज इलीगल है। अब अगर आपको इसे एक एग्जांपल से समझना है तो बता दें कि WWE स्टार लोगन पॉल ने कुछ समय पहले क्रिप्टोजू नाम का एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें जू टोकन्स नाम की एक क्रिप्टो करेंसी थी। लोगन ने अपने इस प्रोजेक्ट को काफी प्रमोट किया जिसकी वजह से फैंस ने इन्हें खरीदना शुरू कर दिया और उनकी वैल्यू लगातार बढ़ती रही। बाद में कॉफीजिला नाम के एक इन्वेस्टिगेटिव यूट्यूबर ने ये ढूंढ निकाला कि जू टोकन्स को पब्लिक में लॉन्च करने से पहले लोगन और उसके साथियों ने बहुत सारे जू टोकन्स अपने लिए खरीद लिए थे और जब लोगों ने इसे खरीदना शुरू किया और इनकी वैल्यू अपनी पीक पर पहुंच गई तो उन्होंने वो टोकन से बेच दिए और खूब सारा प्रॉफिट बनाया। अब दोस्तों यही होता है पंप एंड डंप। अब जानते हैं कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। दोस्तों ये पेनी स्टॉक्स उस तरह के स्टॉक्स होते हैं जिनकी वैल्यू मार्केट में बहुत ही कम होती है क्योंकि जिन कंपनीज के ये शेयर्स हैं उनका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं होता। अब दोस्तों इन पेनी स्टॉक्स का फायदा ये स्कैमर्स इस तरह से उठाते हैं कि इनकी कम वैल्यू की वजह से ये बहुत ज्यादा शेयर्स खरीद लेते हैं और अचानक से इसकी वैल्यू को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब अगर किसी शेयर की वैल्यू सिर्फ 10 रुपए है तो 1 लाख रुपए के शेयर खरीद कर भी आप उसके शेयर प्राइस में उछाले ला सकते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ साधना ब्रॉडकास्ट एंड शार्पलाइन नाम की दो कंपनीज के साथ। बता दें कि साधना एक टीवी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी जिनका शेयर प्राइस जून 2022 के महीने में 10 रुपए के करीब था, लेकिन जुलाई के महीने से यूट्यूब पर इनकी कुछ एड्स चलने लगी जो साधना के शेयर्स को प्रमोट कर रही थी। इसके अलावा द एडवाइजर और मनीवाइज नाम के दो यूट्यूब चैनल्स लोगों को ये एडवाइस कर रहे थे कि उन्हें साधना के शेयर्स खरीदने चाहिए क्योंकि साधना ने कुछ वक्त पहले ही एक यूएस बेस्ड कंपनी के साथ 1100 करोड़ की एक डील साइन की है, जिसके बाद अब वो फिल्में भी बनाने वाले हैं। यूट्यूब पर चलने वाली एड्स में भी दावा किया गया कि ऐसी 4 फिल्में बनने वाली हैं। बेसिकली इन सभी एड्स का मकसद ये था कि ये कंपनी अब बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाली है, इसीलिए अभी इसके शेयर खरीदना काफी फायदे का सौदा होगा। अब दोस्तों पेनी स्टॉक्स के साथ दूसरी दिक्कत ये है कि इनके शेयर्स चूंकि बहुत सस्ते होते हैं इसीलिए लोगों को लगता है कि इन्हें खरीदने में क्या ही प्रॉब्लम है और वो इन्हें खरीद लेते हैं। अगस्त का महीना आते आते साधना के शेयर्स अब 10 रुपए से बढ़कर 30 रुपए की वैल्यू पर पहुंच गए थे, यानी कि थोड़े से वक्त में ही 3 गुना ग्रोथ। और दोस्तों यही वो समय था जब अचानक से कुछ लोगों ने ये स्टॉक्स डंप करना शुरू कर दिया और इसकी वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगी। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इस शेयर की वैल्यू सिर्फ 5 रुपए के आसपास है। जब इस मामले की कंप्लेंट सेबी से की गई तो इन्वेस्टिगेशन में कई बातें खुलकर सामने आने लगी। सेबी को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अरशद वारसी ने 3 अगस्त के दिन अपने 3,04,366 शेयर्स बेचे थे और लगभग उसी वक्त उनकी पत्नी ने भी अपने सभी शेयर्स बेच दिए। इस ट्रेडिंग से अरशद वारसी को जहां 29 लाख का प्रॉफिट हुआ वहीं उनकी वाइफ को 37 लाख का। इसके साथ ही साथ अरशद के भाई इकबाल वारसी ने भी अपने स्टॉक्स बेचकर 9 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। अब दोस्तों अरशद ने न सिर्फ ये शेयर्स बेचे बल्कि सितंबर आते आते उसने गौरव गुप्ता नाम के एक शख्स से 2 लाख शेयर्स दोबारा खरीद लिए। अब ये गौरव गुप्ता कौन है ये भी समझ लें। दोस्तों गौरव गुप्ता साधना के प्रमोटर्स में से ही एक था, जो दर्शाता है कि कंपनी की मैनेजमेंट भी इस पंप एंड डंप स्कीम का ही हिस्सा थी और अरशद वारसी डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट में थे। इन सभी ने मिलकर ही यूट्यूबर्स की मदद से कंपनी के बारे में फेक जानकारियां फैलाई ताकि कंपनी के स्टॉक प्राइस में आने वाले उछाल का फायदा उठाया जा सके। खुद गौरव गुप्ता ने भी इस पूरी ट्रेडिंग से 7 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट बनाया। लेकिन अगर ये लोग प्रॉफिट बना रहे थे तो आखिर नुकसान किसका हो रहा था? तो बता दें कि नुकसान हो रहा था छोटे इन्वेस्टर्स का, उन नादान लोगों का जो स्टॉक मार्केट में अभी बस एंटर ही कर रहे हैं और उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते और उनके भोलेपन का फायदा उठाकर ही उन्हें ये स्टॉक्स बेचे गए। अब ये लोग कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो नौकरीशुदा लोग हो सकते हैं जो हर महीने
इन्हें अपनी सैलरी में से कुछ पैसे बचाकर इन स्टॉक्स में लगा रहे थे। और दोस्तों कई बार तो ऐसा भी होता है कि भोले भाले लोग इन यूट्यूबर्स की बातों में आकर इन पेनी स्टॉक्स पर अपना सारा पैसा लगा देते हैं ताकि अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कर पाए। लेकिन होता ये है कि वो और भी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट की माने तो इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि जब ये एड्स नहीं चली थी तब यानी कि जून के महीने में साधना में 2 लाख रुपए से कम पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या 2167 थी, जो कि इस कंपनी का 3.5% स्टेक ओन करते थे। लेकिन जैसे ही ये एड्स चलना शुरू हुई, सितंबर आते आते 2 लाख से कम इन्वेस्ट करने वाले इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स की संख्या 55,243 तक पहुंच गई। और ये सभी लोग सिर्फ इन एड्स की वजह से ही इस कंपनी के साथ जुड़े थे। इसके बाद सेबी ने एक्शन लेते हुए कई लोगों के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए और 44 से ज्यादा लोगों पर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने पर ही बैन लगा दिया। और दोस्तों कुछ ऐसा ही केस था शार्पलाइन नाम की एक कंपनी का, जिसे प्रॉफिट यात्रा जैसे कई यूट्यूबर्स ने मई 2022 में प्रमोट करना शुरू किया। और इसके छोटे शेयर होल्डर्स की संख्या भी कुछ ही महीनों में 517 से सीधे 20,000 के पार पहुंच गई। अब दोस्तों देखना बाकी है कि सेबी इन पर क्या एक्शन लेती है। लेकिन जितने भी इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा गंवाया है वो कभी रिकवर नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकली इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना उनकी ही गलती थी। और दूसरी तरह से देखा जाए तो उनकी गलती तो थी ही, लेकिन क्या उन्हें ही पूरी तरह से ब्लेम किया जाए? ये सभी लोग कुछ वीडियोस देखकर आए थे उन यूट्यूबर्स की जिन्हें वो शायद ट्रस्ट करते थे। ये सभी यूट्यूबर्स फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, जिससे उनकी एडवाइस बहुत ही लेजिटिमेट लगती है। इसीलिए अगर हम इस समय सिर्फ इन्वेस्टर्स को पैसा गंवाने के लिए ब्लेम करें तो ये एक तरह की विक्टिम ब्लेमिंग होगी, जबकि गलती सिर्फ इनकी नहीं। दोस्तों आज इंटरनेट की वजह से फेक न्यूज फैलाना बहुत ही आसान हो गया है, जिस वजह से इस तरह के स्कैमर्स के पास पैसा बनाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई है। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी के स्पेस में घुसने की कोशिश करेंगे तो आज वहाँ पर 90% से भी ज्यादा कंपनीज इसी पंप एंड डंप स्कीम का इस्तेमाल कर रही हैं और रोजाना लाखों लोग इस तरह के स्कैम्स में फंसते हैं। अब अगर इस तरह के स्कैम्स को रोकना है तो बहुत जरूरी है कि स्कैमर्स के खिलाफ कड़े नियम बनाए जाएं, नहीं तो वो एक स्कैम पर फाइन भरकर अपना दूसरा स्कैम शुरू कर देंगे। अभी कुछ महीनों पहले ही हमने FTX के तौर पर क्रिप्टो मार्केट में इतना बड़ा स्कैम देखा, लेकिन उसके बाद अब लोगों ने GTX जैसी कंपनीज खड़ी करना शुरू कर दिया है। आज के दौर में हर 6 महीने में आप किसी न किसी बैंक या फिर किसी कंपनी के मेल्टडाउन की खबरें सुन रहे हैं। और उसका कारण ये है कि इंटरनेट ने स्कैमर्स के लिए दुनिया में अपना मैसेज पहुंचाना बहुत ही आसान बना दिया है। अडानी ग्रुप की कंपनीज पर भी इसी पंप एंड डंप के आरोप लगे हैं और अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाना बाकी है। अब ऐसे में अगर आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को ही ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर मार्केट से लोगों का भरोसा उठने लगेगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि सेबी जैसी संस्थाएं प्रोएक्टिव तरीके से काम करें, ताकि इस तरह की चीजों को होने से पहले ही रोका जा सके। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों का अगर किसी स्कैम के जरिए नुकसान होता है तो क्या ये उनकी गलती है या फिर उन्हें इसके लिए पैसा रिकवर होकर मिलना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया मिला होगा। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे फिर किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।